आज हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है जो राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच हुए डिस्प्यूट को लेकर अवेयर ना हो। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस डिस्प्यूट की बारीकियों को समझते हैं। तो ये समझते हैं कि ये डिस्प्यूट न केवल एक जमीन के टुकड़े का डिस्प्यूट था, बल्कि इसमें बहुत गहराई तक रिलीजन, पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी इन्वॉल्व थी। आज के इस वीडियो में मैं इसीलिए आपको इस पूरे अयोध्या डिस्प्यूट को एक एक्यूरेट टाइमलाइन के जरिए बताऊंगा, जिससे आपको एहसास होगा कि राम जन्मभूमि मंदिर डिस्प्यूट हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि ये कहानी इतिहास से भी पहले शुरू होती है। त्रेता युग में भगवान राम के बेटे कुश ने पहली बार अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना करवाई थी और उनके बाद उन्हीं के डिसेंडेंट्स ने कई जनरेशंस तक इस मंदिर की देखरेख करी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अयोध्या की नगरी कई साम्राज्यों के राज में आने लगी। समय ने कई साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा और इससे हुआ ये कि समय के साथ अयोध्या के मंदिरों की हालत भी अब थोड़ी कमजोर होने लग गई थी। ऐसे में हिस्टोरिकल अकाउंट्स ये कहते हैं कि 5th सेंचुरी BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए थे और उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर समेत अयोध्या के कई मंदिरों को रेनोवेट करवाया था और यहीं से वापस अयोध्या में डिवोटीज की संख्या फिर से बढ़ने लगी। यहां से लेकर अगले 2000 सालों तक इस मंदिर को कई राजाओं ने रेनोवेट करवाया और इस मंदिर का एरिया भी एक्सपैंड हुआ। अब आता है साल 1526। उज्बेकिस्तान में 43 साल का बाबर अपनी 3 बैटल्स को बैक टू बैक हार चुका था और अब उसे उज्बेकिस्तान से बाहर कहीं अपना ठिकाना बनाना था। ऐसे में उसने नॉर्थ इंडिया की तरफ देखना शुरू करा और बैटल ऑफ पानीपत को जीतकर नॉर्थ इंडिया पर अपना कब्जा बना लिया। यहीं से मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई और भारत में इस्लामिक इन्वेजन अब और तेजी से बढ़ने लगा। ऐसे में मुगल एम्पायर के आने वाले राजाओं की तरह बाबर की भी यही पॉलिसी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन इस्लामिक लोगों पर अत्याचार करे जाएं और उनके मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाए जाएं। 1528 यहाँ से ऑफिशियली अयोध्या डिस्प्यूट की शुरुआत होती है। इस्लामिक रूलर्स को कभी ये बात पसंद नहीं आती थी कि लोग उनके राज्य में दूसरे धर्मों की पूजा करें, तो उन्हें ये तो बिल्कुल मंजूर नहीं था कि अयोध्या में लाखों लोग राम जन्मभूमि मंदिर को पूजते हैं। बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को ये आदेश दिए कि वो अयोध्या जाकर राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर एक मस्जिद बनाए और उस मस्जिद को नाम भी बाबर के नाम पर ही दिया जाए। यहीं से इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ा और इस मस्जिद को बनाने में मंदिर के टूटे हुए हिस्सों का ही इस्तेमाल किया गया था। यहीं से एक लोकल लेवल पर हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच इस जमीन को लेकर एक डिस्प्यूट शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि अभी मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था, तो हिंदुओं की आवाज को आराम से दबा दिया जाता था। बाबरी मस्जिद के बनने के 2 साल बाद ही अननोन रीजंस की वजह से बाबर की डेथ हो जाती है। यहाँ से अगले 150 सालों तक मुगल एम्पायर और उफान लेता है और ऐसे में मुगल एम्पायर के एक के बाद एक शासक नॉन इस्लामिक लोगों पर जितना अत्याचार हो सकता था करते थे। ऐसे में भारत के हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई, जहां हमारी सिविलाइजेशन को भी सबसे ज्यादा हानि इसी टाइम पीरियड में पहुंची थी। 1700s आते आते मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है और यहीं से हिंदू अपनी आवाज उठानी भी शुरू करते हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोग ये आवाज उठाना शुरू करते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया था और इसीलिए जमीन का टुकड़ा वापस हिंदुओं को दे देना चाहिए और यहीं से विवाद और ज्यादा बढ़ने लगा। 1717 में सवाई जय सिंह, जो कि आगे चलकर जयपुर के राजा बनने वाले थे, वो मुगल एम्पायर के एक नोबल हुआ करते थे, यानी कि मुगल एम्पायर में उनके पास एक लीडरशिप पोजीशन थी। सवाई जय सिंह भी इस स्टोरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये एक शानदार किस्म के स्ट्रैटेजिस्ट और डिप्लोमैट थे और ये मुगल एम्पायर से अपना काम निकलवाना जानते थे। राजा जय सिंह चाहते थे कि बाबरी मस्जिद और उसके आसपास की जमीन उनके कंट्रोल में आ जाए। इसके लिए उन्होंने कई कोशिशें भी करी। बाबरी मस्जिद की जमीन तो उनके कंट्रोल में नहीं आई, लेकिन हाँ, बाबरी मस्जिद के आसपास की जमीन उनके कंट्रोल में आ गई थी। क्योंकि इस वक्त पर हिंदू श्रद्धालु एक सोल्यूशन चाहते थे, तो राजा जय सिंह ने मस्जिद के बिल्कुल बाहर ही एक चबूतरे की स्थापना करवाई, जिसको आगे चलकर राम चबूतरा भी कहा जाने लगा। फिर लोग अलग अलग जगहों से आकर राम चबूतरे में ही राम जी की पूजा करने लगे। इसी स्ट्रक्चर का एक मैप भी बनवाया गया था, जो आज भी जयपुर के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। ये इस डिस्प्यूट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। जहां मस्जिद के अंदर लोग अपनी नमाज पढ़ते थे, वहीं मस्जिद के बिल्कुल बाहर ही राम चबूतरे के आगे लोग रामलला की आरती और पूजा करते थे। इसके करीब 1 सेंचुरी बाद 1838 तक ब्रिटिश एम्पायर पूरे देश में फैल चुका था और ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से जकड़ रखा था। ऐसे में एक ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमरी मार्टिन ने इस साइट का सर्वे करा और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, जिस रिपोर्ट में ये लिखा था कि इस मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो एक मंदिर से लिए गए हैं और इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि इन पिलर्स पर जो आर्टिसन वर्क और इंस्क्रिप्शंस हैं वो क्लियरली एक हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। जैसे ही हिंदू समाज में रिपोर्ट पहुंची, तो हिंदू समाज में एक अप्रोर की शुरुआत हुई, जहां अलग अलग हिंदू संगठन इस मुद्दे पर आवाज उठाने लगे। फिर आता है साल 1853, जब इस डिस्प्यूट को लेकर पहली बार हिंदू मुस्लिम्स के बीच दंगे होने वाले थे। इस वक्त पर निर्मोही अखाड़ा सामने आता है। निर्मोही अखाड़ा एक हिंदू संगठन है जिनका इस मूवमेंट में एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। ये सामने आते हैं और क्लेम करते हैं कि साइट पर जो मस्जिद है उसको राम मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया था। इसी क्लेम के बाद हिंदू मुस्लिम्स के बीच टेंशंस और बढ़ने लगी। ऐसे में हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि बाबरी मस्जिद की साइड से सिर्फ 1 ही किलोमीटर दूर था,
वहां कुछ मुस्लिम्स ये क्लेम करते हैं कि इस मंदिर के पास एक मस्जिद हुआ करता था जिसको हिंदुओं ने तोड़ दिया और इसी धारणा पर हनुमानगढ़ी के हिंदुओं पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जब हिंदुओं की तरफ से जवाब आता है तो कुछ मुस्लिम जाकर बाबरी मस्जिद में छुप जाते हैं और इसी प्रोसेस में हिंदूज बाबरी मस्जिद पर अटैक करते हैं। यहीं से अलग अलग हिंदू संगठन इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा एक्टिव होने लगते हैं। 1859 में फाइनली ब्रिटिश एम्पायर ये रियलाइज करता है कि ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और इससे ये भी हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम्स मिलकर ब्रिटिश का विरोध करते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने एक सोल्यूशन सोचा और मस्जिद और राम चबूतरे के एरियाज को डिवाइड करवा दिया और दोनों के बीच एक फेंसिंग खिंचवा दी। इसके पीछे मानना यही था कि अगर दोनों कम्युनिटीज अलग अलग रहकर प्रे करेंगी तो उनका आमना सामना नहीं होगा और दंगे की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ब्रिटिशर्स की नीति काफी हद तक सफल भी रही क्योंकि अगले कई सालों तक मामला शांत होता दिखा। फिर 1885 में निर्मोही अखाड़ा इस डिस्प्यूट को लेकर कोर्ट जाती है, जहां पर रघुबर दास ये अपील करते हैं कि वो राम चबूतरे के महंत हैं और उनको एक छोटा सा मंदिर बनाने की परमिशन दे दी जाए जहां पर वो पूजा पाठ कर सकें। लेकिन जज ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद अगले ही साल उन्होंने फिर से अपील डाली, लेकिन जज ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। इसके 63 साल बाद तक केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। फिर 1934 में एक बार फिर से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच राइट्स हुए, जहां पर हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ दिया था, लेकिन पीस रिस्टोर करने के लिए अंग्रेजों ने मस्जिद के इस हिस्से को वापस बनवा दिया। इसके बाद 1947 आया। हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ और देश में एक राहत की सांस थी। इसी बीच हिंदूज में एक सेंटिमेंट बनता दिखा कि हमारा देश तो आजाद हो गया है, लेकिन रामलला अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। इसी सेंटिमेंट के चलते एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने ये मुहिम चलानी शुरू करी और इसके 2 सालों के बाद 1949 में एक बहुत ही क्रूशियल इवेंट होता है। अखिल भारतीय रामायण महासभा सामने आती है और एक शो होस्ट करती है, जहां बाबरी मस्जिद के बिल्कुल बाहर ही 9 दिनों तक रामचरितमानस का पाठ होना था। इस 9 दिन के पाठ के दौरान यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ कर आने लगी और 9वें दिन के अंत में जब ये इवेंट खत्म हुआ तो 22 दिसंबर 1949 की देर रात को करीब 50-60 लोग मस्जिद में घुस गए और श्री राम की मूर्ति जो अब तक बाहर राम चबूतरे में रखी थी उसकी स्थापना अब मस्जिद के अंदर कर दी। क्योंकि ये सब 22 दिसंबर की देर रात में हो रहा था, तो जब 23 दिसंबर की सुबह होने लगी तो मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में लोग आने लगे। हजारों हिंदू रामलला के दर्शन करने आ रहे थे, वहीं हजारों मुस्लिम्स विरोध में इकट्ठा होने लगे। सुबह होते होते यहाँ दंगे की स्थिति बनने लगी और जब ये खबर दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंची तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इस बात से बहुत निराश हुए थे और उन्होंने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर दिए कि तुरंत ही श्री राम की मूर्ति के सहित हिंदुओं को मस्जिद के बाहर निकालो। यहीं पर सामने आते हैं डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर के नायर, जिन्होंने इन ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया और प्राइम मिनिस्टर तक के ऑर्डर्स को रिफ्यूज कर दिया। के नायर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बताया कि अगर रामलला की मूर्ति को बाहर लाने की कोशिश भी करी तो बहुत बड़े दंगे होने की संभावना है। जब के नायर की ये बात पीएमओ पहुंची तो वहां से कड़े निर्देश आए कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी फॉलो कीजिए और रामलला की मूर्ति को मस्जिद के बाहर लेकर आइए। इसी के चलते अब के नायर ने जो करा उसके लिए इन्हें हिंदू पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और दिल्ली भेज दिया। साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सुझाव भी दिया कि अगर आप वाकई में इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते हो तो इस डिस्प्यूट को जस्टिस डिपार्टमेंट को सौंप दो और जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक दोनों हिंदू मुस्लिम श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन करने के आदेश दो। यहीं से मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में हिंदू पक्ष ये बात आगे रखता है कि 22 दिसंबर 1949 की रात को रामलला की मूर्ति को मस्जिद के अंदर कोई लेकर नहीं आया था, बल्कि वो चमत्कारी रूप से प्रकट हो गई थी। 1950 में हिंदू पक्ष के गोपाल विशारद और परमाहंस रामचंद्र दास इस केस को लेकर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं और अपील करते हैं कि उन्हें अंदर पूजा करने की परमिशन दे दी जाए। ये अपील रिजेक्ट कर दी जाती है और कोर्ट ये रूल करता है कि जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता तब तक हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्षों की एंट्री अंदर बैंड रहेगी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर से आगे आता है और पूरे एरिया की प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर केस फाइल करता है। इसी के 2 साल बाद 1961 में मुस्लिम पक्ष की तरफ से यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस साइट के पोजीशन के लिए केस फाइल करता है। इसके करीब 20 साल बाद 1980 का दशक आता है और इस दशक में कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले थे। सबसे पहला तो ये कि विश्व हिंदू परिषद एक बड़े हिंदू संगठन के रूप में उठ चुका था और राम मंदिर की मांग को आगे बढ़ाने लगा था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी अब इंडियन पॉलिटिक्स में आ चुकी थी, जिसने इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा जान भरने का काम करा। 1984 में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद राम जन्मभूमि मूवमेंट की गति भी थोड़ी धीमे पड़ने लग जाती है। इसी के बाद जब 1984 में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स मिलती हैं। इसी साल फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट बनते हैं लाल कृष्ण अडवाणी, जो राम जन्मभूमि मूवमेंट की राजनीतिक आवाज बनने का काम करते हैं। 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला सुनाता है। कोर्ट कहता है कि अब मस्जिद के गेट्स हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे ताकि वो अंदर जाकर रामलला की पूजा कर सकें। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के इन्फ्लुएंस में आकर ही
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। 1989 भी एक बहुत इवेंटफुल ईयर था। सबसे पहले तो कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि जब तक ये मुद्दा पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता तब तक सभी पक्षों की एंट्री फिर से बैन कर दी जाएगी और यहीं से हिंदू श्रद्धालुओं की एंट्री फिर से बैन कर दी गई। साथ ही एक रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल एक केस फाइल करते हैं जिसमें वो रामलला को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अब खुद रामलला विराजमान के बिहाफ पर ये केस लड़ा जाएगा। इसी बीच 1989 के अक्टूबर महीने में ही विश्व हिंदू परिषद एक यात्रा निकाल रही थी जिसमें वो राम मंदिर के लिए शिलाज यानी ईंटें इकट्ठी कर रही थी। ऐसे में जब ये यात्रा भागलपुर इलाके से निकलती है तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं और यहीं से शुरुआत होती है भागलपुर राइट्स की। ये बहुत खतरनाक दंगे थे जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और आजाद भारत के ये सबसे वायलेंट राइट्स थे। इसी साल के नवंबर में फिर लोकसभा इलेक्शंस होते हैं जिसमें जनता दल और बीजेपी ने गठबंधन में सरकार बनाई और जनता दल के वीपी सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बने। पिछली बार जहां लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी सिर्फ 2 सीट्स पर जीती थी, वहीं इस बार ये नंबर बढ़कर 85 सीट्स तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल ग्रोथ थी और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था राम जन्मभूमि मूवमेंट। इसके बाद 1990 में बीजेपी प्रेसिडेंट लाल कृष्ण अडवाणी ने तय करा कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर और डट कर काम करेंगे। इसी के चलते उन्होंने एक रथ यात्रा शुरू करी जो गुजरात के सोमनाथ से शुरू होगी और 10 स्टेट से होते हुए 10,000 किलोमीटर तय करने के बाद अयोध्या पहुंचेगी। बताया जाता है कि इस रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में उनकी मदद नरेंद्र मोदी ने भी करी थी। इस रथ यात्रा को लेकर देश भर के हिंदूज में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता दिख रहा था, जहां आम जन इस रथ यात्रा को बस देखने भर के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे थे। इस सब्जेक्ट पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखता है कि किस तरह हिंदू श्रद्धालु इस रथ यात्रा के इंतजार में घंटों पहले ही पूजा आरती की थाली लेकर पहुंच जाया करते थे। इस रथ यात्रा के साथ ही ये मुद्दा पूरे देश में फैल रहा था। जहां जहां से रथ यात्रा निकलती थी वहीं पर दंगे की स्थिति बनने की भी आशंका रहती थी। ऐसे में जब ये यात्रा शुरू होने के करीब 1 महीने बाद बिहार पहुंचती है तो तब के बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव पुलिस को ऑर्डर्स देते हैं कि वो रथ यात्रा को रोक लें और LK अडवाणी को अरेस्ट कर लें। एकदम से रथ यात्रा रुक गई और इस बात ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और सभी हिंदू संगठनों को बहुत नाराज कर दिया था। इसी के साथ लाल कृष्ण अडवाणी के अरेस्ट के 1 हफ्ते बाद करीब हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और वहां दंगे की स्थिति बनने लगती है। हजारों लोग, वो भी गुस्से में। ये एक बड़ा दंगा बन सकता था। ऐसे में स्टेट के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को ऑर्डर्स दिए कि हिंदू कार सेवकों को किसी भी तरह से मस्जिद को हानि पहुंचाने से रोकना है और इसी के चलते मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स थे क्योंकि इसमें कई हिंदू कार सेवकों की हत्या हुई थी। यहीं से हिंदुओं के बीच मुलायम सिंह यादव को लेकर भी बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स की शुरुआत हो गई। ऐसे में बीजेपी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के पूरी तरह खिलाफ थी। बीजेपी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD ये दोनों ही वीपी सिंह की जनता दल के कोएलिशन में थी और क्योंकि अब बीजेपी LK अडवाणी के अरेस्ट से नाराज थी तो वो जनता दल के कोएलिशन से पीछे हट जाती है और अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और कुछ इस तरह लाल कृष्ण अडवाणी के अरेस्ट के तुरंत बाद ही वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। इसके बाद आता है 1991। इस साल लोकसभा इलेक्शंस हुए और PV नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बने। साथ ही इसी साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस भी हुए जिसमें बीजेपी की जीत हुई और कल्याण सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। आगे चलकर कल्याण सिंह भी इस मूवमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बनने वाले थे। 1992 द ईयर ऑफ डिमोलिशन। 1992 के मार्च महीने के आसपास एक मीटिंग होती है जिसमें बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल के सीनियर लीडर्स पहुंचते हैं और यहाँ प्लानिंग होती है कि 10 महीने बाद 6 दिसंबर 1992 को एक कार सेवा आयोजित करी जाएगी जिसमें लाखों कार सेवक आएंगे और फिर मस्जिद के स्ट्रक्चर को गिरा देंगे। मस्जिद गिराने की बात सिर्फ कुछ लीडर्स तक ही सीमित थी और सभी को बताया जा रहा था कि 6 दिसंबर को सिर्फ कार सेवा होगी। इसी के लिए चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने सेंटर और सुप्रीम कोर्ट को ये एफिडेविट भी दिया कि वो चीफ मिनिस्टर होने के नाते पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि इस कार सेवा में मस्जिद के स्ट्रक्चर को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और कार सेवा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करी जाएगी। ये बात जब सेंटर में प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव तक पहुंची तो उन्होंने भी इस बात पर ज्यादा आपत्ति नहीं जताई और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 6 दिसंबर को कार सेवा होनी थी तो इसके लिए लोग 15 दिन पहले से ही अयोध्या में इकट्ठे होने लगे। यहाँ पर देश की लगभग हर स्टेट से कार सेवक पहुंचे थे और बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के शिव सैनिक भी यहाँ पहुंचे थे। अयोध्या में इन दिनों सिक्योरिटी के प्रबंध भी बहुत अच्छे थे, जहाँ पुलिस समेत कई दूसरी फोर्सेस भी यहाँ पोस्टर थी। दिन बीतते हैं, भीड़ बढ़ती है और फिर आता है 6 दिसंबर 1992। ये दिन हमारे देश की हिस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है क्योंकि यहीं से अगले कई दशकों तक हमारे देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी तरह से बदलने वाली थी। चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने पुलिस को ये सख्त आदेश दिए होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कार सेवकों की भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। 6 दिसंबर की सुबह तक माहौल ऐसा था कि एक स्टेज से स्पीचेस दी जा रही थी। यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी, LK अडवाणी, उमा भारती जैसे राजनेताओं ने स्पीचेस दी और कहा जाता है कि इन भाषणों का नेचर बहुत हीटेड और भड़काऊ था। कार सेवा का काम शुरू होता उससे पहले ही भीड़ का एक बड़ा हिस्सा
बैरिकेडिंग और फेंस्ड वायर्स को लांघकर बाबरी मस्जिद की साइट पर पहुंचकर मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गया। यहीं से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन शुरू होता है और अगले कुछ घंटों में पूरे मस्जिद को गिरा दिया जाता है। ऐसे में क्योंकि करीब 2 लाख कार सेवक इस डिमोलिशन में हिस्सा लेते हैं तो सिचुएशन पुलिस और अथॉरिटी के भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसी दिन के शाम 6 बजे चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह अपना रेजिग्नेशन देते हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया जाता है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद देश भर में पैनिक का माहौल था। हिंदू मुस्लिम टेंशन्स अपने पीक पर थी और देश के अलग अलग हिस्सों से राइट्स और कम्युनल वायलेंस की न्यूज आ रही थी। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के रिएक्शन में ही पाकिस्तान में भी करीब 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था और हर तरफ भयानक कम्युनल वायलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा था। इसके कुछ दिनों बाद मुंबई में भी राइट्स हुए और वहां कई मुस्लिम शॉप ओनर्स की दुकानें जला दी गई। इन्हीं में से एक दुकान टाइगर मेमन की भी जली थी, जो इसके बाद आतंकवाद का रास्ता चुनता है और अगले ही साल मार्च में मुंबई ब्लास्ट को अंजाम देता है। ये भारत देश पर पहला आतंकवादी हमला था और यहाँ से हिंदू मुस्लिम टेंशन्स एक इर्रिवर्सिबल स्थिति पर पहुंच जाती हैं। 1992 राइट्स और 93 ब्लास्ट की वजह से सिर्फ मुंबई में ही करीब 2000 लोगों की डेथ्स होती हैं। इसके बाद अगले कई सालों तक डिस्कशंस हुए, कई सभाएं हुई, लेकिन कहीं भी कोई सोल्यूशन आता हुआ नहीं दिख रहा था। देश अगले कई सालों तक इस इंसिडेंट से रिकवर कर रहा था और फिर आता है साल 2001, जहां से एक और इंसिडेंट की शुरुआत होने वाली थी। 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने फिर से मूवमेंट को जगाया और ये ऐलान करना शुरू करा कि जो डिमोलिश साइट है वहां पर राम मंदिर बनाया जाएगा। अगले ही साल 2002 में फिर से देश के अलग अलग कोनों से कार सेवकों को अयोध्या बुलाया गया। ऐसे में कई कार सेवक गुजरात से भी आए, लेकिन जब यही कार सेवक ट्रेन में अयोध्या से वापस गुजरात जाते हैं तो गुजरात के गोधरा पहुंचने पर इस ट्रेन का इंतजार कई भड़के हुए मुस्लिम्स कर रहे होते हैं। हिंदू श्रद्धालुओं से भरी इस ट्रेन में मुस्लिम भीड़ आग लगा देती है और यहाँ से शुरू होते हैं गोधरा राइट्स। इस वक्त पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और इन राइट्स में करीब 1000 लोगों की जान गई थी। इसके बाद 2003 में कोर्ट ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर्स दिए कि वो डिमोलिश साइट पर जाएं और वहां एक्सकवेशन के जरिए सर्वे करें कि क्या वहां किसी पुराने मंदिर का एविडेंस है या नहीं। ASI एक रिपोर्ट बनाती है जिसमें वो कई एविडेंस प्रेजेंट करते हैं जो साफ साफ ये बताते हैं कि इस डिमोलिश साइट पर पहले एक मंदिर हुआ करता था और उसी मंदिर को तोड़कर बाद में यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाया गया। इस रिपोर्ट के बाद देश में मुद्दा क्लियर हो जाता है और हिंदुओं को एक लंबी राहत मिलती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मंदिर बनने की कोई संभावना तो है। साथ ही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस रिपोर्ट से बिल्कुल खुश नहीं रहता और वो इस रिपोर्ट को डिस्प्यूट करते हैं। फिर 2009 में लिब्रान कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट आती है। इस लिब्रान कमीशन को बनाने के पीछे कारण था कि 1992 में हुए मस्जिद डिमोलिशन के पीछे के दोषियों पर कार्रवाई की जाए और कमीशन के बनने के करीब 17 साल बाद 2009 में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट शेयर करता है, जिस रिपोर्ट के कंटेंट्स को कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं करा गया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि इस डिस्प्यूटेड जमीन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा और ये 3 हिस्से मिलेंगे हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। इस फैसले से कोई पक्ष खुश नहीं था और इसी के बाद इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले जाया जाता है। 2014 में सेंटर में बीजेपी की सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिसके बाद लोग कहते हैं कि इस केस से जुड़े काम काफी फास्ट ट्रैक हो गए थे। 6 अगस्त 2019 को 5 जजेस की बेंच, जिसको चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हेड कर रहे थे, इस केस को सुनना शुरू करते हैं। इस केस में हिंदू पक्ष का केस रामलला विराजमान के बिहाफ पर लड़ा जा रहा था और इसमें 2003 की ASI रिपोर्ट को देखा गया और कोर्ट के सामने साफ हो गया था कि मस्जिद से पहले यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केस आगे बढ़ता है और फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाता है, जिसके तहत ये पूरी जमीन राम मंदिर को बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी और साथ ही अयोध्या के अंदर ही 5 एकड़ की जमीन मस्जिद के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। दोस्तों, अब इसमें हमारे देश भारत की खूबसूरती को देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये फैसला आया तो न केवल हिंदू पक्ष ने बल्कि मुस्लिम पक्ष ने भी इस फैसले को मंजूरी दी। 2020 में फिर राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए एक ट्रस्ट की शुरुआत की जाती है, जिसे नाम दिया जाता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। यही ट्रस्ट अभी राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह देख रहा है। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अयोध्या जाते हैं और राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करते हैं और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के इनॉग्रेशन की तारीख के तौर पर बताया गया है। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो भी गया हो। तो दोस्तों, यही था पूरा अयोध्या डिस्प्यूट, जो आज से करीब 500 साल पहले शुरू हुआ था और अंत में आकर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।